चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट आपका फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग IMP टेस्ट सीरीज जो PAT 2020 के लिए हम लोग चला रहे हैं, उसमें आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी। आओ बगैर समय बर्बाद करें हम शुरुआत करें। तो IMP टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है और काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हैं और उतने ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। आप कंटिन्यू बने रहें, आपको इसके अंदर बहुत बेनिफिट होने वाला है बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं हर बार बोलना रहता है कि सर हम लोग रिवीजन कैसे करें सर। तो यहाँ रिवीजन आपको फ्री में कराया जा रहा है, मतलब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अपने को मिल ही नहीं सकती। हमारा रिवीजन हो रहा है वो भी डिजिटल बोर्ड की हेल्प से हो रहा है, मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है ना। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन हमारा अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के पितामह कौन है, फाउंडर कौन है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, रटने की जरूरत नहीं। देखो 1 मिनट में अपन करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो गॉडफ्राइड ओकेनवेल। गॉडफ्राइड ओकेनवेल, कितना शानदार नाम है इनका। गॉड को फ्राई करके अकेले अकेले खा गए, आपको हमको बताया भी नहीं। इनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं भाई, जो गॉड को फ्राई करके अकेले अकेले खा गए। इतने महान लोग तो सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है ना। तो नाम ही याद हो गया भाई, गॉड को फ्राई करके अकेले अकेले खा गए, दैट इज कॉल्ड गॉड फ्राइड ओकेनवेल, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के पितामह कहलाए, है ना। यह नेक कार्य इन्होंने कब किया, तो 1749 में किया। तो सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले उपयोग 1749 में इन्होंने किया और इनका नाम है गॉडफ्राइड ओकेनवेल। ओके डन, बहुत सिंपल है ना, इंटरेस्टिंग, कभी नहीं भूल पाओगे। बोले भाई जो पूरे गॉड को अकेले अकेले खा गया उसका नाम हम कैसे भूल सकते हैं, वही फ्राई करके खा गया बंदा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स में जो भी मीजर्स है, मेजरमेंट के लिए जो भी मेथड्स हम लोग यूज करेंगे उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, आओ समझे। लाइक में आपको अभी जो अपना प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान समय है, मैं बोलूँ कि इसका अपने को स्टडी करना है तो आप कहेंगे कि सर यदि अपने को टाइम और समय का स्टडी करना है तो सर मोटे मोटे अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि कैसे, बोले सर दिन और रात, डे और नाइट। यदि किसी ने दिन को जान लिया, किसी ने रात को जान लिया, तो उसने 24 घंटे को जान लिया, क्योंकि 24 घंटे के 2 ही हिस्से हैं, एक दिन है और एक रात है। वैसे ही सांख्यिकी के अंदर हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। तो इन लोगों ने सांख्यिकी के अंदर संख्याओं के गुणों के आधार पर उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि यदि आप संख्याओं के 2 गुणों का पता लगा लेंगे तो समझ लो आपने संख्याओं, इट मीन्स नंबर की 100% प्रॉपर्टी का पता लगा लिया, दिन और रात का पता लगा लिया, 24 घंटे का पता लगा लिया, है ना। तो वो 2 नंबर्स या संख्याओं की 2 प्रॉपर्टी, 2 गुण कौन से हैं, कैसे पता लगाएंगे, आओ जानने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, खूब इंटरेस्टिंग होने वाला है ना ये, खूब एकदम मजेदार। आपको लगेगा यार मस्त कार्यक्रम है तो, है ना। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज 2 4 6 6 12। ओके, मैंने कुछ नंबर्स दिए आपको और मैंने कहा कि बताओ ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं इनमें से बीच वाला नंबर कौन सा है, सेंटर में कौन सा आने वाला है। एक जजमेंट बेसिस है ना, इन्हीं में से बता दो। आप कहोगे कि सर कहीं ना कहीं यही आएगा सेंटर में। तो जब हमको काफ़ी सारे नंबर देवे और हमको ये बोले कि दिए गए नंबर्स में से अपने को बीच वाला नंबर पता करना है, तो बीच वाले नंबर को पता करने की जो मेथड्स होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या कार्य करने वाली है, बोले सर आप जितनी भी वैल्यू, जितने भी नंबर दोगे उनमें से बीच वाले नंबर को यदि पता करना है तो फिर हम इन मापों का यूज करेंगे, इन मेथड्स का यूज करेंगे। बोले कौन कौन सी मेथड्स है, बोले समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मॉड, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। याद रहे ये जो 5 मेथड है, मेथड अलग है, मतलब यूं कह सकते हैं कि एक ही जगह जाने के 5 रास्ते हैं। रास्ते अलग है, मेथड अलग है, बट सबको जाना एक ही जगह, इसीलिए सबके आंसर भी ऑलमोस्ट सेम आएंगे, है ना। तो
चाहे आप बोलो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, इन सब का एक ही काम है। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मेथड से दिए गए नंबर्स में से बीच वाला नंबर पता करके आपको बताएंगे। अब स्वाभाविक है बीच वाला नंबर या तो सब बोलेंगे भाई, सभी बोल देंगे कि भाई हमारे हिसाब से 6 है, या कोई 6 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, बट ऑलमोस्ट सबका टारगेट एक है, अपने अपने तरीके से बीच वाला नंबर पता करके बताना। कैसा, ठीक है, समझ में आ गया। यदि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कहोगे तो हम समझ जाएंगे कि यदि अपना हाथ है और कोई बोलता है बताओ बीच वाली उंगली कौन सी है, तो हम कहेंगे यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई करना है, मतलब बीच वाली उंगली को पता करना है। तो कितने तरीके हमारे पास? 5, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। इंग्लिश में कहे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है? दूसरी चीज क्या होती है, ये जो आपके सामने मैंने नंबर लिखे हैं, जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं, यदि आप देखें तो इन नंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस नजर आएंगे। 2 और 4 के बीच में 2, यहां पे भी 2, यहां पे 0 है ना, यहां पे कितना नजर आ रहा? 6। तो एक डिफरेंस, एक गैप तो कौन सा है? हर एक वैल्यू के बीच में। और एक और डिफरेंस है जिसकी बात अपने को करना है। सॉरी, ये एग्जाम्पल मेरा चला गया, मैं उसको री राइट कर लेता हूं। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6, 6 एंड 12। मैंने क्लियर कर दिया था कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है, ये यदि पता करना है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगेन हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे थे, उसकी बात फिर करते हैं। यदि मुझे ये पता करना है कि इनके बीच में गैप कितना है ना, 2, 2, 0 एंड हियर इज 6। ठीक है, एक और चीज अपन डिस्कस कर रहे थे, वहां जाके अपना ये डिस्टर्ब हो गया था। सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 का, 10 का। ठीक है, आओ समझते हैं अपन। तो जो संख्या है, जो नंबर है, उसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि आप बीच वाली वैल्यू पता कर लो। सेकंड क्या है समझना, जैसे मेरा हाथ है, समझना मेरा हाथ, इस हाथ की जो पोजीशन है फिलहाल में, देखो क्या है, ये वाली है। देखो अब पोजीशन बदल रही है, बदल रही ना, पोजीशन बदल रही, लेकिन अभी भी बीच वाली उंगली तो वही है। मतलब बीच वाली उंगली, मतलब बीच वाला मान सेम होने के बाद भी हाथ की पोजीशन बदल सकती है। मतलब जो क्वेश्चन है, जो ग्रुप ऑफ नंबर, उसकी पोजीशन बदल सकती है। क्यों बदल रही? क्या उंगलियों के बीच में फैलाव बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है अपने को? तो ये तो उंगलियों के बीच में जो गैप है, जो फैलाव है, उसको पता करने की जितनी भी मेथड्स है, उनको अपन लोग बोलते हैं अपकिरणन की मापें। तो अपकिरणन या विक्षेपण की मापें या मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है, वो क्या करने वाली है? वो जो ग्रुप है, वो जो नंबर्स है, उनका फैलाव पता करने वाली है। और ये फैलाव कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? मोटा मोटा 2 चीजों पे। कैसे? ये जो यहां पर गैप है इनके ऊपर, और एक छोटे से लेके जो बड़े तक का गैप है इनके ऊपर। कैसे? सपोज ये दोनों की पोजीशन सेम है, लेकिन हाथ की पोजीशन फिर भी डिफरेंट हो गई। समझ में आया अपने को? अब सपोज उदाहरण के लिए इनकी पोजीशन सेम है, बट ये फैल गया, फिर ये हाथ की पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो जो डिस्पर्सन है, जो अपकिरणन या विक्षेपण की मापें, वो इनके बीच के फैलाव पे डिपेंड करेगी। फैलाव भी 2 तरह के हैं, एक इंडिविजुअल हर एक के बीच में, और एक छोटे से लेके बड़े के बीच में। ये अपकिरणन या विक्षेपण या डिस्पर्सन की मापें। नाम से समझ में आता है यार। मानक विचलन, प्रसरण, माध्य विचलन, विस्तार, फिर अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार। कितना सिंपल है यार। विस्तार मतलब रेंज। तो हम लोग नॉर्मली हिंदी में बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना विचलन, क्या बोलते हैं? आज मेरा मन बहुत विचलित है। विचलित है मतलब मेरा ध्यान फैला हुआ है, ठिकाने पे नहीं है। तो विचलन मतलब फैलाव, रटने की जरूरत नहीं। तो माध्य विचलन आया, मानक विचलन आया, हिंदी में पहले बता रहा हूं, है ना। इसके बाद में प्रसरण, प्रसरण मतलब प्रसारण, है ना। शूटिंग कहाँ चल रही? मुंबई में, लेकिन प्रसारण टेलीकास्ट अपने गाँव में होता है। प्रसारण इट मीन्स फैलाव, एंड विस्तार, विस्तार अपने आप में फैलाव है। तो जितने भी विस्तार है, जितने भी प्रसरण है, जितने भी विचलन है, सारे के सारे क्या है? क्या है सारे के सारे? बोले सर सारे के सारे फैलाव है, मतलब अपकिरणन या विक्षेपण की मापें हैं। अब इंग्लिश की बात कर लें, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन का नाम ही समझ में आता कि टुडे माय माइंड इज कंप्लीटली डेविएट। डेविएट मतलब मैं डेविएट हूँ, फोकस नहीं हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं हूँ। तो डेविएट इट मीन्स अपने आप में फिर फैलाव, डिस्पर्सन की तरफ चला गया, है ना। एंड रेंज, रेंज बोलते से ही समझ में आता यहां से वहां तक। तो ये आपको बहुत इजी वे में क्लियर चीजें हो जाएगी। ठीक है,
तो कभी भी कोई अपने से बोले कि मैथमेटिकल के जितनी भी मेजर्स है, बोले भाई सभी का दो फोकस होता है, बोले या तो वो सेंटर वाली वैल्यू पता करेगी या वो फैलाव पता करेगी। फैलाव पता करने की जितनी भी मेथड्स है सारी की सारी डिस्पर्सन या अपकिरणन की मापें कहलाती है, और सेंटर वैल्यू पता करने की जितनी भी मेथड है वो केंद्रीय प्रवृत्ति या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी माप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की है, तो लिस्ट पता होना चाहिए। कौन सी जो मेथड है वो इसकी डिस्पर्सन की है, तो लिस्ट पता होना चाहिए। दो क्वेश्चन हो गया। एक इसका नेगेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी की माप नहीं है, कौन सी है और कौन सी नहीं है। ऐसे ही यहां पर भी अपकिरणन की कौन सी माप है और कौन सी नहीं है, उसके लिए आपको ये लिस्ट मालूम होना चाहिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आंसर करना समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन बेस्ट मेथड होती है ना। ठीक ऐसे अपकिरण या विक्षेपण की बेस्ट मेथड कौन सी है, तो क्वेश्चन का जवाब है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग अपने सिलेबस में डिटेल में, ये सभी नहीं है, डिटेल में ये 3 मेथड हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ऐसे ही यहाँ पे डिटेल में मानक विचलन, इट मीन्स प्रसरण और माध्य विचलन देखते हैं ऐसे 3। तो यहाँ कितना सिंपल है, एकदम थ्योरेटिकल वे में कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग किसके अंदर चलेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर चलेंगे। फिर एक बार मैं कंक्लूड करता हूं कि मेरे हाथ में कोई बोलता है कि बीच वाली उंगली बताओ, मैं कहूंगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई बोलेगा मेरा हाथ का फैलाव बताओ, एक जैसा है कि चेंज हो रहा, तो फैलाव पता करना है, डिस्पर्सन पता करना है, इट मीन्स मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरणन या विक्षेपण की माप है, दैट्स ऑल, है ना। आ जाओ। अब बंदा आता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिरता है, यूजेस, उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही मैं आपको डिफाइन करके छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूं, 2 काम आपके हो जाएंगे, है ना। आ जाओ, देखना थोड़ा सा और ध्यान से समझना और खूब अच्छे से समझना, है ना। देखो समांतर माध्य, एग्जैक्टली समांतर माध्य होता क्या है बताता हूं। 2, 4, 6, 6, 12 ये एग्जांपल मैं लेता हूं। बहुत सिंपल है यार समांतर माध्य। जितनी भी वैल्यू अपने को देता है सभी वैल्यू को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, और नंबर ऑफ वैल्यू, पदों की संख्या को गिन के भाग दे देना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देना। जोड़ोगे आप इसको तो 6 और 6 12 और 4 16 और 2 18 और 12 30, 30/5, 5 6 30। तो ऐसे करके समांतर माध्य क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन 6। तो कैसे आया समांतर माध्य? जनरल एग्जाम में तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पीएटी में लेवल हाई होता, पूरा डिटेल अपन यहाँ पढ़ नहीं सकते, है ना। बस जनरल एग्जाम के लिए तो ये भी चीजें काम करती है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या हिंदी में, है ना, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इंग्लिश में। क्लियर? अच्छा, यदि हम यहाँ बात करें, अब इसकी बात करें किसकी? माध्यिका की, कि भाई माध्यिका क्या है। बोले यही एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2, 4, 6, 6 एंड 12। बहुत सिंपल यार। कभी भी क्वेश्चन आया तो पदों को बढ़ते क्रम में लिख लो। बढ़ते और घटते दोनों में लिख सकते हैं, बट अपन तो बढ़ते की बात करते हैं। बढ़ते क्रम में लिख लो, और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद वह पद, वह वैल्यू जो एग्जैक्टली बीच में आएगी वही माध्यिका कहलाएगी। लाइक यह माध्यिका क्या है? 6। सिंपल, एकदम सिंपल है। समझ में अपने को? इंग्लिश में बोलो तो पदों को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में एग्जैक्टली जो मिड वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मीडियन। सिंपल, कितना सिंपल है ना। आ जाओ। अब यदि आपको मीडियन समझ में आ गया, बोले सर मॉड क्या है? बोले बच्चा मॉड तो और सिंपल है। बोले सर कैसे, थोड़ा बताइए हमको। 2, 4, 6 है ना, 6 एंड 12 क्या सर यहाँ बहुलक या मॉड क्या है? बहुत सिंपल यार। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जैसे ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये 2 बार है, तो मॉड कहो, या जिसको हम z से डिनोट करते हैं, दैट इज 6। कितना सिंपल। तो जो सबसे ज्यादा बार आया वही मॉड है। कि सर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आया मॉड को लेके, के बताओ क्या क्वेश्चन आया, उसको भी समझ लेते हैं। कि सर क्वेश्चन ये आया हमारे माइंड में। बोले बताइए क्या आया आपके माइंड में? कि सर ये आया कि सपोज ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 12 है, कि सर सारी वैल्यू एक एक बार आ जाए। सर फिर मॉड क्या होगा? तो कईयों बच्चे 12 लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग।
मॉड होता क्या है, वह वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। बच्चा जब कोई रिपीट नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा बार रिपीट ही नहीं हो रहा, तो वहाँ मॉड नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहना कि यहाँ मॉड पॉसिबल नहीं है, इनका कोई भी मॉड नहीं है, इनका कोई भी बहुलक नहीं है। ये मैंने बहुत इजीली डेफिनेशन बता दी। तो कोई समांतर माध्य बोले पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टोटल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। यहाँ बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, जो बीच वाली वैल्यू माध्यिका है। यहाँ जो ज्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक मॉड है। बोले कोई रिपीट नहीं होगा, बोले वहां बहुलक अर्थात मॉड नहीं होगा। वेरी सिंपल, कितना क्लियर है ना। आ जाओ, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मेरे हाथ में एक बोतल है बच्चों, एक बोतल है। मैं यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ इस जगह का मैं यूज़ करूँगा, है ना। मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 3 पॉइंट अपने माइंड में रहते हैं। कितने पॉइंट? 3। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कितने पॉइंट? 3। एक हमारे माइंड में रहता है फाइनेंस, फाइनेंशियल, इट मीन्स आर्थिक। सेकंड हमारे माइंड में रहता है क्वालिटी, इट मीन्स गुणात्मक अध्ययन। एंड थर्ड हमारे माइंड में रहता है साइज, इसका मतलब आकार, है ना। देखना, फॉर एग्जांपल ये बोतल बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर हमको स्टार्ट करना है, तो हमको 3 पॉइंट पे स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, नंबर 1, वो जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस में कितना अमाउंट लगेगा, मतलब इनपुट, और कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब आउटपुट, मतलब पैसे का जाना और पैसे का आना। तो ये जो पैसे के जाने और आने की बात हो जाए कभी भी, तो कहना वहां उपयोग, वहां यूज किसका होने वाला है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का उपयोग कहां होता है? आर्थिक में, इकोनॉमिकल स्टडी में, फाइनेंशियल स्टडी में। लाइक जैसे कोई फॉरेन से अपन, आउट ऑफ कंट्री से अपन बिजनेस करेंगे, तो हम आयात और निर्यात शब्द, पैसा जाना पैसा आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। और पता चले कि हम लोग यहीं लोकल में बात करें तो भाई हम मतलब कितना व्यय करेंगे तब कितनी आय आएगी। खेती में व्यय करेंगे तो वहाँ से आय मिलेगी, बारिश हो जाएगी नहीं मिलेगी, बट एक बात कर रहे हैं ना। तो फिर वही बात है, एक्सपेंडिचर और आउटपुट, वहाँ से इनकम। तो कहाँ भी पैसा जा रहा और पैसा आ रहा, आयात निर्यात आय व्यय, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, तो समझ जाना कि वह आर्थिक स्टडी चल रही, वहाँ समांतर माध्य का उपयोग होने वाला है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे भैया इतना पेमेंट लगेगा और इतना पेमेंट आएगा, इतना अपने जेब में है या नहीं है? बोले हाँ है। तो बोले चलो स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 कि जो भी अपन बोतल बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या रखेंगे। यही बोतल 50 रुपए की हो सकती है, 100 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, 5000 5000 की हो सकती है। क्वालिटी क्या रखना है यार? तो क्वालिटी और जो गुणात्मक अध्ययन है वह किसके द्वारा होता है? माध्यिका के द्वारा। हम इंसानों के संदर्भ में कहूं तो आप और हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बहादुर है, ब्रेव है, कितने ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ये हमारे गुण हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण कहीं भी देखने को मिले तो समझ जाना कि गुणात्मक और क्वालिटी का अध्ययन हो रहा है, इट मीन्स वहां माध्यिका आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुलक क्या है? बहुत ज्यादा इसी का क्वेश्चन आता है। बहुलक है क्या? नाम से ही समझ में आता है। जैसे मैं यहाँ वापस वो एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2 4 6 6 8, जो वैल्यू ज्यादा बार है वही बहुलक है। तो होता क्या है कि सपोज अपने को बोतल बनाना है, अब हमको अकल वकल तो कुछ है नहीं मान लो शुरुआत में, तो बोतल 100 ml की भी है, 200 ml भी है, 500 ml है, मतलब 100 ml 200 ml 500 ml 1 लीटर 10 लीटर 50 लीटर, कौन से साइज की बोतल बनाए? तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे मार्केट में, सर्वे करेंगे, दुकानों पे घुमाएंगे अपने बंदों को, पता करेंगे कि मार्केट में कौन से साइज की बोतल सेल हो रही है। मार्केट में पता करके आए और उन्होंने बोला कि सर हम 1000 लोगों से मिले, तो 1000 में से 500 से ज़्यादा लोग 1-1 लीटर की बोतल यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम है जो 5 लीटर की यूज़ कर रहे हैं, या बहुत कम है जो आधा लीटर की यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ? 1 लीटर। तो ज़्यादा बार रिपीट 1 लीटर होगा तो उस बाजार में बाटल के बहुलक का साइज क्या हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। तो आप और हमारी फैक्ट्री सबसे पहले कौन से साइज की बोतल बनाएगी? 1 लीटर, क्योंकि वो ज़्यादा सेल हो रही है। ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा, मतलब मार्केट का बहुलक अर्थात मॉड ही नहीं, हम क्यों बनाएंगे तो लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जैसे आप और हम कपड़े खरीदने जाते हैं
तो यदि किसी की बॉडी का साइज मार्केट का स्टैंडर्ड साइज है, मतलब उसकी हेल्थ हाइट ऐसी है जो मैक्सिमम लोगों की है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारी वैरायटी के शर्ट और पैंट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाजार का बहुलक है, मोड है। मैक्सिमम कंपनियां मोड और बहुलक के अंदर ही काम करती है। पता चले कोई बंदा है जिसकी हाइट 7 फीट है, 7 फीट, ना वजन देखो तो 5 क्विंटल है, शायद कोई कंपनी बनाती नहीं है उसका कपड़ा, क्योंकि वो बाजार का बहुलक अर्थात मोड नहीं है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट करना है भाई बहुलक का ही यूज होगा। कोई भी व्यापार व्यवसाय बिजनेस यूज करना विदाउट बहुलक मोड के कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके बगैर सर्वे ही नहीं हो सकता। कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेडीमेड आइटम्स है, जैसे मान लो टोपी का साइज है, शर्ट का साइज है, पैंट का साइज है, मोजे शॉक्स का साइज है, शूज जूतों का साइज है, जितने भी रेडीमेड आइटम्स है सारे किसके ऊपर चल रहे हैं? बहुलक और मोड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उपयोग इट मीन्स यूजेस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने खूब खुशी के साथ उसको समझते हुए जवाब देना है। नाउ समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषता, एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, वेरी मोर इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। क्या कहता है यहाँ? आओ समझे उसकी क्या बात है, क्या बोलना चाहता है हमको, हम भी थोड़ा सुन लें उसका। बोलता है कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है एवं विचलनों के वर्गों का जो योग है वो हमेशा न्यूनतम प्राप्त होता है। इंग्लिश में कहें सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मतलब डेविएशन की बात करें तो ऑलवेज 0 होता है, एंड स्क्वायर ऑफ डेविएशन की बात करें तो ऑलवेज जो है मिनिमम होता है। क्या है, इतना क्यों टेंशन लें अपन लोग? एक एग्जांपल लेके खटाक से कर क्यों नहीं देते? चलो तो मैं आपको बोलता हूं कि मैं कुछ टर्म्स ले लेता हूं। टर्म्स या वैल्यू को अपन लोग एक्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया 1 2 3, अपन अपने मन से ले लेते हैं, है ना। तो मैंने वैल्यू इट मीन्स टर्म्स क्या ले लिए? 1 2 3। अब ये बोल रहा है इसका विचलन, इंग्लिश में बोलो तो डेविएशन पता करो। बोले सर डेविएशन होता क्या? कुछ नहीं यार, जितनी भी वैल्यूज है ना उसमें से बीच वाली वैल्यू को माइनस कर दो। मतलब जो भी वैल्यू है, जैसे x है, x में से 2 को माइनस कर दो तो 2 से इन सब की दूरी आ जाएगी। जैसे 2 से 2 की दूरी क्या है? 0 है। 2 से 1 की दूरी कुछ और है, 2 से 3 की दूरी कुछ और है। तो जो भी वैल्यू है उसमें से बीच वाली वैल्यू को माइनस करने पे जो आता है वही डेविएशन कहलाता है, वही विचलन कहलाता है। तो 1 - 2 दैट इज -1, 2 - 2 दैट इज 0, 3 - 2 दैट इज +1। सिंपल। तो यही आपका विचलन है। अब जैसे इसको अपन लोग नॉर्मली कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए इट मीन्स एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब एक अनुमानित बीच वाला आंकड़ा, कल्पित माध्य, है ना। तो बीच वाले आंकड़े को पता करने की आपने 5 मेथड देख रहे कि ये समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो वो मैथमेटिकल है, उसमें फार्मूले होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं। बट यहाँ एजम्पशन बेस पे दी गई वैल्यू में से बीच वाली वैल्यू को पकड़ लो, वो एज्यूम्ड मीन हो गया, दैट इज ए। तो आप इसको x - a भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया विचलन। तो ये कहता है ये जो विचलन आएगा इसका सम ऑलवेज 0 होगा। तो जो भी आपका सम है x - a है, आप देख लो क्या आ रहा? 0। ये कैंसिल हो गया खटक, है ना। अदर चीज ये है कि ये बोल रहा है कि जो x - a आपका आया इसका स्क्वायर कर दो, वो ऑलवेज मिनिमम आएगा। क्या मतलब है? जैसे -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, 0 का 0, +1 का +1। तो जब आप इसके स्क्वायर, है ना, सॉरी मिस्टेक इज देयर, है ना, आ जाओ। तो यहां यदि हम बात करें तो ये जो हमारा विचलन आया था उसका स्क्वायर करके समेशन का निशान है, तो ये क्या आने वाला है? 2। ये मिनिमम है, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि विचलन एक हिंदी शब्द है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। जो यहां हमने किसके लिए यूज किया था? x - a था हमारे लिए। इसको हम dx से भी दर्शा सकते हैं, ध्यान रखना। तो यदि हम इसका सम करेंगे तो 0 आएगा। विचलन के वर्ग मतलब डेविएशन के स्क्वायर ये या इसका करेंगे d²x, तो ये क्या आएगा? मिनिमम आएगा। तो विचलनों के वर्गों का योग यदि बोले, किसका योग बोले अपन? विचलनों के वर्गों का योग बोले तो मिनिमम। बोले सर ये मिनिमम समझ में नहीं आया। मिनिमम ये है बच्चा कि यदि हम इस काम को यहां मैंने आपको कल्पित माध्य से बताया, है ना, लेकिन अब मैं उसको परफेक्ट कर देता हूं
कल्पित माध्य और यहाँ समांतर माध्य एक ही आने वाला है। समांतर माध्य कैसे आता है अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। आप देखोगे सर कल्पित माध्य और समांतर माध्य सेम है, मुझे पता था इसीलिए मैंने ये लेके फटाफट आपको बता दिया। तो यहाँ इस ए को मैं हटा देता हूँ, है ना, और उसकी जगह आपको मैं समांतर माध्य बना के दिखा देता हूँ। आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो समांतर माध्य क्या है, आ जाओ। कल्पित माध्य से बता दिया, अब समांतर माध्य से बता देता हूँ। तो एक्स बार क्या होता है, बोले जितनी भी वैल्यू है उनका सम अपॉन एन। तो एक्स बार इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू उसका सम करो सम 3, 2, 5 और 6। तो 6 अपॉन नंबर ऑफ टर्म 3 से कैंसिल हो गया, तो एक्स बार इक्वल्स टू 2। समझ में आया अपने को। तो आप जैसे ए का यूज कर रहे हैं, अब ए के प्लेस पे आप किसका यूज कर सकते हैं, समझना बात को ध्यान से। ए के प्लेस पे आप किसका यूज कर सकते हैं, एक्स बार। लेकिन आप कुछ भी लिखो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, आना तो 2 का 2 है, आपने एक्स बार लिख लिया, है ना। आप यहाँ भी एक्स के प्लेस पे ए के प्लेस पे क्या लिख दो, ए के प्लेस पे आप एक्स बार लिख दो, है ना। लेकिन आना तो आपका, सॉरी, आना तो वो का वही है। तो वही मेरा मतलब है कि आप ये जो ए है, इस ए के प्लेस पे फिलहाल में अपन क्या लिख रहे हैं, एक्स बार लिख रहे हैं। समझना अच्छे से इसको, इससे आपको मिनिमम वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, एक्स बार लिखने जा रहा हूँ। एक्स बार लिख दिया मैंने। यहाँ ए की जगह भी मैं एक्स बार लिखता हूँ। एक पहले मैंने एक जनरल मेथड से किया, अब मैं उसको एक्स बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो भी आप देख पा रहे हैं कि जो ए अपन ने अपने जजमेंट से माना था, एक्चुअली एक्स बार भी उतना ही आ गया। एक्चुअली एक्स बार भी कितना आ गया, उतना ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट स्टोरी हो गई कि ये जो डेविएशन विचलन हमने पता किया, पहले अंदाज से पता कर लिया था, लेकिन फिर अपन ने एक्स बार से देखा तो भी वही आया, क्योंकि दोनों सेम थे। तो एक्स बार से मतलब समांतर माध्य से जो विचलन और डेविएशन पता किया, उसका टोटल 0 आया, और विचलनों के वर्गों का जो योग आया वो 2 आया, दैट इज मिनिमम आया, है ना। ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब ये मिनिमम का क्या फंडा है कि जैसे आपने एक्स बार पता किया, वैसे आप माध्य का मतलब एम ही पता करोगे, यही प्रोसेस करोगे, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा ही आएगा। यदि आप यही प्रोसेस बहुलक मतलब मोड से करोगे, तो फिर भी वह 2 या 2 से ज़्यादा ही आएगा। इट मीन्स यदि हम विचलन डेविएशन पता करें, उसका वर्ग और स्क्वायर करें, और यह कार्य हम एक्स बार से करें, एम से करें और मोड से करें, तो आप देखोगे कि मिनिमम हमेशा किससे आएगा, समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन से आएगा। हाँ, कभी कभी एमी और जेड से भी आ सकता है, बट ऑलवेज की बात हो रही हमेशा, तो हमेशा विचलनों के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ऑलवेज मिनिमम किससे आएगा, समांतर माध्य, इट मीन्स एक्स बार से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर रिपीट करता हूं, विचलनों का योग हमेशा 0 किससे, समांतर माध्य। विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम किससे, समांतर माध्य। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ डेविएशन sum of deviation from x bar is always 0 and sum of their square is always minimum, simple। चलो, ये हो गया आपका। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब है, अच्छा बहुत बढ़िया है। तो यहाँ जो चीज हम देखने वाले हैं, यदि अपन बात करें हिंदी में तो मूल बिंदु उसको जोड़ घटाव बोलते हैं, पैमाना उसको गुणा भाग बोलते हैं। मूल बिंदु को यदि अपन बात करें इंग्लिश में तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, और पैमाने की बात करें तो चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल दैट मीन्स इनटू एंड डिवाइड। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। कि कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, सपोज आपने लिया ए, बी और सी, समझना, और आपने इसका एक्स बार निकाला, सपोज करो 5 आया। मेरे पास 3 वैल्यू थी ए बी सी, ठीक है। अब ये बोलता है कि आप तो एक काम करो, ये जो आपने ए बी सी लिया ना, सभी में +5 कर दो, मतलब a +5, b +5 और c +5। बोले इसका एक्स बार क्या आएगा बताओ, बोले सिंपल है यार, आपने जो सभी वैल्यू में ऐड किया ना, डायरेक्ट एक्स बार में ऐड हो जाएगा। मतलब पहले 5 था तो 5 + 5 दैट इज 10 हो जाएगा। बोले वेरी गुड। बोले ये केस नंबर 1 हो गया। बोले यस। बोले यदि आप माइनस करोगे ना, जैसे सभी वैल्यू में से आपने माइनस किया सी में से, तो पहले एक्स बार क्या था बताओ। बोले पहले तो 5 था, देन आपने सभी वैल्यू में से 5 माइनस किया, तो 5 - 5 दैट मीन्स 0। तो सिंपल कंसेप्ट है कि जो आप सभी पदों में जोड़ोगे वही एक्स बार में जुड़ेगा, जो सभी पदों में से घटाओगे वही एक्स बार में घटेगा। ऐसे ही जो गुणा करोगे वो गुणा, और जो भाग करोगे भाग। सपोज पहले क्या था वो तो आपने देख ही लिया है। अब सपोज वो बोलता है a × 5, b × 5 एंड c × 5। बोलेगा इसका एक्स बार बताओ। तो पहले क्या था 5, सभी वैल्यू में आपने 5 से गुणा किया, तो एक्स बार में भी 5 से गुणा हो जाएगा। 5 × 5 दैट इज 25, सिंपल।
बोले नहीं, अब डिवाइड करते हैं, a/5 b/5 c/5। पहले क्या था, x बार 5 था, कब, जब ABC था। अब आपने सभी को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से, तो 5/5 दैट इज 1। कितना सिंपल है। तो समांतर माध्य के ऊपर मूल बिंदु और पैमाना, इट मीन्स इंग्लिश में बोले तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दोनों का इफेक्ट आता है। यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन कभी आएगा, ये लिखा समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन है, बट आप अपने माइंड में डाल दो केंद्रीय प्रवृत्ति की सभी मापों पे सेम इफेक्ट आएगा। यदि मैं यहाँ x बार की बजाय एम लिख दूं, एम ही लिख दूं, z लिख दूं, जियोमेट्रिक मीन मतलब gm लिख दूं, हार्मोनिक मीन मतलब hm लिख दूं, तो भी आंसर सेम टू सेम चलेगा। तो ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, ये पांचों के ऊपर एक जैसा था। कौन पांच, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। इंग्लिश में एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सभी पे सेम चलेगा। लेकिन एग्जाम्पल अपन ने किसको लिया है, समांतर माध्य x बार को, बट इफेक्ट सभी पे होता है, ध्यान रख लेना। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन है, फटाफट आप देख देख के मुझे बताते जाइए। इसको भी क्लोज कर दिया अपन। देखो क्या कहता, कितना सिंपल क्वेश्चन है, खटाखट देख के जवाब दे दो। यहाँ पे क्या बोलता है, 40 पदों का समांतर माध्य। मेन चीज तो ये है x बार। तो x बार पहले कितना था बताओ, तो न्यू तो मैं खटाखट बता दूंगा। पहले क्या था 65, बाद में क्या करने वाला, सभी पदों में 5 जोड़ो, इंग्लिश में भी लिखा ऐड करना है। तो आप सभी पदों में 5 जोड़ोगे तो आंसर में डायरेक्ट 5 जुड़ जाएगा, 65 + 5 70 हो जाएगा यार। जो वो सभी पदों में जोड़ेगा, ऐड करेगा, वही हम डायरेक्ट आंसर में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, खत्म, है ना। सेम आगे होने वाला है। आगे क्या है, 16 पदों का समांतर माध्य क्या है, 8 है। सभी पदों में से कितना घटाओगे, 2, तो नया आंसर क्या आएगा, बोले पहले 8 था, -2 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। कितना सिंपल है, खटाखट हो रहा। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, उसमें क्या दिक्कत है, आ जाओ इसमें देख लो। पहले समांतर माध्य क्या था, पहले समांतर माध्य 5, अरिथमेटिक मीन 5 था, इंग्लिश में मैंने मेंशन कर ही रखा है, और 3 का गुणा मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहले क्या था 5, सभी वैल्यू को 3 से गुणा करोगे, डायरेक्ट आंसर में भी 3 का गुणा हो जाएगा, और जो पहले 5 आ रहा था बाद में 15 आ जाएगा, है ना, सिंपल। अच्छा, ऐसे ही 10 छात्रों का औसत भार पहले क्या था 50, मतलब पहले x बार क्या था 50, सभी छात्रों के वजन में 10 का भाग कर दिया जाए तो डायरेक्ट आंसर में भी 10 का भाग कर दो, खटाक से सीधे आंसर आ जाएगा। तो हम समझ गए कि सभी पदों में जिसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग होगा, उसी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीधे सीधे समांतर माध्य में कर दो, एमई में कर दो, जेड में कर दो, जीएम में कर दो, एचएम में कर दो, सबके लिए एक ही मेथड लगने वाली है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि x बार को पकड़ के बैठ जाओ। यही माध्यिका एमई में, यही बहुलक जेड में, यही हरात्मक माध्य एचएम में, और यही गुणोत्तर माध्य जीएम में। सेम प्रोसेस सब जगह फॉलो करना है। नया क्वेश्चन बनेगा तो आ सकता है, ये मैंने आपको सावधान कर दिया है ना। आ जाओ। वाह भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत ज्यादा। ये तो मतलब खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार आता है। क्या कहता मालूम है, विभिन्न माध्यों मतलब तीनों जो मेन है ना, x बार, एमी और z, इनके बीच में रिलेशन है। वो 2 केस के अंदर है। एक है सममित आवृत्ति वितरण। सममित आवृत्ति वितरण क्या, बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। देखो x है और f है, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 सभी वैल्यू में डिफरेंस सेम है, और फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो बीच वाला जो वैल्यू है ना उसकी सबसे ज्यादा है। तो इस केस में आप यदि x बार निकालोगे, आप निकाल के देख लेना 6 आएगा, आप एमी कैलकुलेट कर लेना वो भी 6 आएगा, z कैलकुलेट करोगे वो भी 6 आएगा। मतलब यदि वितरण कैसा है, सममित है, सिमेट्रिकल है, तो जितना x बार आएगा उतना ही एमी आएगा, उतना ही z आएगा। मतलब तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इक्वल का होगा, बराबर का होगा। लेकिन यदि असम्मित है, असम्मित इट मीन्स क्या केस बनेगा यहाँ पे, असम्मित इट मीन्स सॉरी x बार नहीं x है ना, वैल्यू का यूज करें ना अपन, है ना। तो यहां ये x बार नहीं x है ना, ओके, x है ना। तो ये हो गया अपना x, और ये f, ये भी x और f, यही। तो यहां पे भी अपन क्या बात कर लें, तो हाँ ये तो x बार है यार, है ना, x बार, यहाँ x था, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब पता चले, मैं जानता हूं
कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 यदि सेंटर में आ गई तो यही सब कुछ हो जाएगा, मीडियन भी यही है ना, मॉड भी यही और एक्स बार भी यही। बट यदि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में ना आके किसी एक कॉर्नर पे चली गई, फॉर एग्जांपल कैसे, बोले सपोज यदि ये जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 हो गया है ना, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 7 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और इस केस में आप यदि वो निकालोगे ना आपका एक्स बार, तो एक्स बार तो ऑलमोस्ट 6 आएगा। तो अपने काम की चीज़ ये है कि असममित क्या है, बोले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सेंटर में ना आके यदि इस साइड या उस साइड आ गई तो उस केस में एक्स बार एमी और जेड बराबर नहीं आएगा, छोटा बड़ा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना अपने को। और यदि सबसे बड़ी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सेंटर में आ गई तो तीनों बराबर आ जाएंगे। बोले उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, बोले बहुत ज़्यादा, ये मदर रिलेशन है, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी है। एक्स बार माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स बार माइनस एमी, समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणा समांतर माध्य माइनस माध्यिका। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, इस केस में बराबर होते हैं। सममित में समान, असममित में असमान, सिमेट्रिकल में सेम, असिमेट्रिकल में सेम नहीं होते। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x बार 3 एमी है ना। यहाँ वैल्यू मुझे किसकी कैलकुलेट करना है, जेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जेड को मैं उस साइड ले गया, माइनस जेड उस साइड जाके प्लस जेड, एक्स बार इस साइड ही था, ये 3x बार इधर आके माइनस 3x बार और 3 एमी इधर आके प्लस 3 एमी हो गया। हुआ क्लियर यहाँ पे? चलो, तो ये 3 एमी है और यहाँ पर ये आपका एक्स बार में से 3x बार माइनस का गया, माइनस का 2x बार, तो ऐसे करके z का रिलेशन आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3 एमी माइनस 2x बार। जैसे मैंने इस मदर रिलेशन में से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, z, आप अपने मन से एमी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आप अपने मन से एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करना, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट z है। तो एक ये रिलेशन और एक z वाला रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने सांख्यिकी का जो चैप्टर है उसका 50% जिसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, उसको कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा स्पीड से पढ़ना पड़ा क्योंकि समय की कमी है और एग्जाम अपने नज़दीक है। ठीक है, आप खूब अच्छे से तैयारी करें, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करें, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। जितना सहयोग MGCI परिवार से हो पा रहा है हम लोग अपनी पूरी कोशिश करके कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं, है ना। ये सहयोग शब्द भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं शिक्षा जगत में होने के नाते। आपकी भी जिम्मेदारी, आप खूब सारी मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।